बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम में जनसंचार माध्यमों के लिए समाचार लेखन में आज का हमारा टॉपिक है टेलीविज़न। इससे पहले हम रेडियो और प्रिंट मीडिया के लिए समाचार लेखन से संबंधित प्रश्न कर चुके हैं और उन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। आज टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन से संबंधित प्रश्न करने से पहले टेलीविज़न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टेलीविज़न शब्द का प्रयोग सबसे पहले रूस के वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन पर्स्केई ने सन 1900 में किया था। टेली और विजियो इन दो शब्दों से मिलकर बना है टेलीविज़न शब्द। टेली ग्रीक भाषा का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है दूर, और विजियो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दृष्टि। इस प्रकार टेलीविज़न शब्द का अर्थ हुआ दूरदृष्टि। इसीलिए टेलीविज़न को हिंदी में दूरदर्शन कहा गया। टेलीविज़न का आविष्कार सन 1925 में स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। तब यह ब्लैक एंड वाइट था। 1928 में बेयर्ड ने ही कलर टीवी का आविष्कार किया। टेलीविज़न का लाइसेंस पहली बार सन 1928 में अमेरिका के चार्ल्स जेनकिंस को दिया गया। सन 1940 में टीवी पर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हुई, अर्थात इसे एक साथ एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया गया, यानी कि आम जनता के लिए प्रयोग किया गया। आज टीवी के लिए जिस रिमोट कंट्रोल का हम प्रयोग करते हैं उसका आविष्कार यूजीन पोली ने किया था। दुनिया में टीवी पर पहला लाइव टेलीकास्ट 1969 में हुआ था और ये लाइव टेलीकास्ट यानी कि सीधा प्रसारण चंद्रमा पर मनुष्य के पहली बार उतरने का था। ये तो था दुनिया में टेलीविज़न के बारे में, और अब जानते हैं भारत में टेलीविज़न के बारे में। भारत में दूरदर्शन पर पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से शुरू हुआ, और जब 1959 में ये पहला प्रसारण हुआ तब टीवी ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत काम करता था। सन 1976 में टेलीविज़न प्रसारण को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था। भारत में कलर टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में शुरू हुए। भारत का सबसे पहला प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल जी टीवी है। जी टीवी की स्थापना 1982 में हुई थी, और भारत का पहला प्राइवेट न्यूज़ चैनल आज तक और पहला सरकारी न्यूज़ चैनल डीडी न्यूज़ है। भारत में दूरदर्शन पर पहली बार लाइव टेलीकास्ट 1982 में 9वें एशियाई खेलों का किया गया था। अब करते हैं टेलीविज़न से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न यानी पाठ का 8वां प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न या दूरदर्शन का क्या महत्व है, क्या भूमिका है। देखते हैं टेलीविज़न के महत्व। सबसे पहला है, टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी हम इसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। दूसरा महत्व है, टेलीविज़न में समाचारों के साथ साथ चित्र भी दिखाए जाते हैं, जिससे समाचार रोचक बन जाता है और आसानी से समझ में भी आता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, टेलीविज़न में समाचारों के साथ साथ उनसे संबंधित तस्वीरें और वीडियो फुटेज भी दिखाए जाते हैं, जिससे समाचारों की सत्यता बनी रहती है, हमारे मन में कोई शंका नहीं रहती। चौथी महत्वपूर्ण बात है, इसके द्वारा घटना स्थल से समाचारों का सीधा प्रसारण भी किया जा सकता है और सीधे सीधे हम उस घटना, उस समाचार से जुड़ सकते हैं। हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे हमने स्वयं अपनी आँखों से उस घटना को देखा हो। पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता या भूमिका है, दुनिया के किसी भी देश में हो रहे कार्यक्रमों, सम्मेलनों तथा खेलों का सीधा प्रसारण हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं। बहुत दुनिया क्रिकेट के मैचों का या अन्य खेलों का सीधा प्रसारण देखती है और ऐसा अनुभव करती है जैसे स्टेडियम में बैठकर वो मैच देखा गया हो।
विश्व स्तर के जो सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन सब का भी लाइव टेलीकास्ट टेलीविज़न पर किया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाली खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? इसका अर्थ यह है कि टीवी पर जो समाचार दिखाए जाते हैं उनका केवल एक स्टेप नहीं होता, बहुत से स्टेप से होकर वो समाचार हम तक पहुंचता है। यहाँ उन्हीं स्टेप्स यानी चरणों के बारे में बताना है। देखते हैं इसका उत्तर। टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाली खबर निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहला चरण है फ्लैश यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें तुरंत घटी घटनाओं की सूचना दी जाती है और इसे कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। टीवी देखते समय आपने देखा होगा कि कोई समाचार चल रहा होता है, कोई बुलेटिन चल रहा होता है और उसके नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ की लाइन चलती है, जिसमें बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके घटना की महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है। दूसरा चरण है ड्राई एंकर। जब तक रिपोर्टर किसी घटना से संबंधित तस्वीरें या वीडियो फुटेज नहीं भेजता, तब तक एंकर उस घटना के सभी समाचार दर्शकों को अपने शब्दों में बताता है। उसे ड्राई एंकर कहा जाता है। यह टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन का दूसरा चरण है, अर्थात ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद ड्राई एंकरिंग होती है। ब्रेकिंग न्यूज़ में केवल थोड़े से शब्दों में वो नीचे न्यूज़ चला दी जाती है और उसके बाद जब एंकर ये खबर सुनाता है, यानी तब तक रिपोर्टर उसके पास उस घटना से या उस समाचार से संबंधित तस्वीरें या वीडियो फुटेज नहीं भेज पाता है। उससे पहले उस ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में या उस घटना के बारे में जो सूचना एंकर देता है वो ड्राई एंकर कहा जाता है। तीसरा चरण है फोन इन। टेलीविज़न समाचार के तीसरे चरण में घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर से एंकर फोन द्वारा संपर्क स्थापित करता है और घटना की अधिक से अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाता है। टीवी पर न्यूज़ देखते समय आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो एंकर होता है वो हमें बोलता है कि चलिए हम अपने संवाददाता से फ़ोन के माध्यम से जुड़ते हैं, क्योंकि तब तक उनके पास उस समाचार से संबंधित कोई तस्वीरें या वीडियो फुटेज नहीं पहुंची होती हैं। तो दर्शकों को बांधे रखने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए वो उस घटना स्थल पर मौजूद हम अपने रिपोर्टर या संवाददाता से फ़ोन द्वारा सीधे बातचीत करते हैं और यही बात यूं कि यूं दर्शकों को भी सुनाई देती है। इसे कहा जाता है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके समाचार को पहुंचाना। चौथा चरण है एंकर विजुअल। इस चरण में समाचार के साथ साथ उससे संबंधित तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। विजुअल इस शब्द से ही पता चल रहा है, मतलब दृश्य से संबंधित, यानी कि ये इस चौथे चरण में जबकि पहले एंकर ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुका होता है, ड्राई एंकर बन चुका होता है और फ़ोन के माध्यम से भी सूचना दे चुका होता है, उसके बाद होता है एंकर विजुअल, यानी जब उस घटना से संबंधित या उस समाचार से संबंधित तस्वीरें प्राप्त हो जाती हैं, वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई जाती हैं। उसके बाद पांचवा चरण है एंकर बाइट। एंकर बाइट का टेलीविज़न समाचार में बहुत महत्व है। इसमें किसी भी समाचार को प्रसारित करने के लिए यानी प्रमाणित करने के लिए उससे संबंधित बाइट या कथन दिखाए जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जिस व्यक्ति से संबंधित समाचार होता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित, तो उस व्यक्ति के कथनों को या तो उसके बोले हुए अंश यूं के यूं दिखाए जाते हैं और साथ में ही टाइप भी उसको किया जाता है, लिखे हुए भी और उसको बोलते हुए भी, या उसकी आवाज़ को सुनाया जाता है। इसे एंकर बाइट कहा जाता है। टेलीविज़न समाचार का छठा चरण है लाइव। किसी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना लाइव कहलाता है। जो घटना बीत चुकी होती है उसका तो लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी कार्यक्रम या सभा या सम्मेलन या खेल दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे हों, उसका लाइव टेलीकास्ट यानी सीधा प्रसारण किया जाता है। सातवां चरण है
एंकर पैकेज। पैकेज का मतलब आप समझते हैं, जिसमें सब कुछ हो, सारे चरण शामिल हो, पूरा पैकेज कंप्लीट। किसी भी समाचार को संपूर्णता से प्रस्तुत करना एंकर पैकेज कहलाता है। इसमें समाचार के सभी चरण, यानी कि पहले हमने जो किए, ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर और फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, ये सभी चीज़ें एंकर पैकेज में शामिल होती हैं। यानी जब वो समाचार, वो खबर कंप्लीट हो जाती है, उसे एंकर पैकेज कहा जाता है। उसमें खबर के सभी चरण, सभी तत्व शामिल होते हैं। अब देखते हैं टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन से संबंधित आज का हमारा अंतिम प्रश्न। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। यानी कि रेडियो और टेलीविज़न के लिए जब समाचार लेखन किया जाता है तो उसकी भाषा की शैली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है भाषा सरल और रुचिकर होनी चाहिए, तभी तो श्रोता और दर्शक उस समाचार को सुनेंगे। दूसरी विशेषता है भाषा में प्रवाह होना चाहिए, यानी जो समाचार वाचक होता है वो अटके ना कहीं पर भी। भाषा ऐसी हो कि जिसमें बीच में रुकावट पैदा ना हो। तीसरी विशेषता है स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात शब्द ऐसे हों जो श्रोता और दर्शक को समझ में आए। चौथी विशेषता है प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, अर्थात आम बोलचाल में समय के हिसाब से जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो चलन में होते हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इस समय इंग्लिश भाषा, यानी हिंदी और इंग्लिश की जो मिश्रित भाषा प्रयोग की जाती है, यानी हिंदी में इंग्लिश के शब्दों का बड़ी अच्छी तरह से मिश्रित रूप में प्रयोग किया जाता है। लगभग उसी तरह की भाषा का प्रयोग समाचारों में भी किया जाता है। यदि हम इस समय प्राचीन जो तत्सम प्रधान या संस्कृत भाषा है उसका प्रयोग करने लगें तो वो जनता के या श्रोता और दर्शकों के बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसलिए समाचारों की जो भाषा शैली है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रचलित शब्द हों, जो पुराने हो चुके हैं उन शब्दों का प्रयोग कम से कम किया जाए। पांचवी विशेषता है वाक्य छोटे और सीधे होने चाहिए, क्योंकि यदि वाक्य लंबे होंगे, बड़े बड़े होंगे तो श्रोता उसमें उलझ कर रह जाएंगे और उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। छठी विशेषता है मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुहावरे जो होते हैं वो क्षेत्र विशेष के आधार पर होते हैं। किसी क्षेत्र में किसी मुहावरे का कोई अर्थ होता है, दूसरे क्षेत्र में कोई और मुहावरा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका अलग अलग अर्थ दर्शक निकाल सकते हैं। इसलिए मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न के समाचार की भाषा शैली की सातवीं और अंतिम विशेषता है कि एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए, अर्थात एक वाक्य में एक से ज़्यादा बातें अगर कहेंगे तो वो वाक्य भी लंबा होगा और बात भी दर्शकों को अच्छे से समझ में नहीं आएगी।